मैं डॉक्टर विश्वासी एक्का, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय राजमोहनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष का आधार पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र प्रथम हिंदी भाषा इकाई 1 खंड क में पल्लवन निर्धारित है, तो आज हम पल्लवन पढ़ेंगे। पल्लवन विशदीकरण या विस्तारण का अर्थ होता है किसी सूक्ति या वाक्य को विभिन्न उदाहरणों और प्रमाणों द्वारा विस्तृत करके लिखना। पल्लवन, विशदीकरण और विस्तारण एक ही बात है। संक्षेपण पल्लवन का ठीक उल्टा है। संक्षेपण की चर्चा यहाँ पर इसलिए आवश्यक है कि संक्षेपण के बारे में चर्चा करने के बाद हम पल्लवन को और अच्छे से समझ पाएंगे। संक्षेपण मूल का 1/3 किया जाता है, जबकि पल्लवन में कोई शब्द सीमा नहीं होती है। आप उसे अनुच्छेदों में अपनी सुविधानुसार लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि पल्लवन एक सूक्ति वाक्य है तो आप 50 या 100 पंक्तियों में कर दें, अन्यथा वह निबंध हो जाएगा। कुछ सूक्ति वाक्य या आदर्श वाक्य अपनी बुनावट की वजह से या संरचना या विचार जो उसमें गुंफित होते हैं, या वो इतना सुगठित होता है कि वह एक कथन बंध की तरह हो जाता है। जब कोई सूक्ति या वाक्य कथन बंध हो जाते हैं तो उसमें निहित विचारों को समझ पाना बहुत आसान नहीं होता है। तो उसमें निहित विचारों को या भावों को समझने के लिए पल्लवन की आवश्यकता होती है। और पल्लवन हम पहले हमने चर्चा की कि किसी वाक्य को विभिन्न उदाहरणों या प्रमाणों के द्वारा विस्तृत करके लिखना। तो यहाँ पर सूक्ति या आदर्श वाक्य को विभिन्न उदाहरणों और प्रमाणों के द्वारा विस्तृत करके समझाया जाता है या लिखा जाता है, तो वह पल्लवन कहलाता है। पल्लवन की एक परिभाषा हम देख लें। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार किसी सुगठित एवं सुगुंफित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। ये एक परिभाषा है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार, और दूसरी परिभाषा प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार। पल्लवन का अर्थ होता है पल्लव उत्पन्न करना अथवा विषय का विस्तार करना। ये जो 2 छोटी परिभाषाएं हैं, इन 2 परिभाषाओं को दृष्टि में रखकर हम और एक पल्लवन की परिभाषा कर सकते हैं। वह इस तरह कि किसी सूक्ति, सुभाषित अथवा सुगठित सुगुंफित विचार वाले आदर्श वाक्य के मूल भाव का तर्कसम्मत शैली में विभिन्न उदाहरणों, प्रमाणों और दृष्टांतों द्वारा किया गया परिवर्धन पल्लवन, विशदीकरण या विस्तारण कहलाता है। तो ये है पल्लवन की परिभाषा। अब परिभाषा के बाद हम पल्लवन का महत्व या उसकी उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। ये तो स्पष्ट है कि हमारे दैनिक जीवन में संक्षेपण का जितना महत्व है उतना पल्लवन का नहीं। संक्षेपण से स्पष्ट हो रहा है कि हम किसी बात को संक्षेप में समझते हैं। 1/3 भाग में, यदि उसके मानक के हिसाब से देखा जाए तो 1/3 में हम समझते हैं। तो संक्षेपण ने आज व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज चाहे उद्योगपति हों, व्यवसायी हों या उच्च अधिकारी हों, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे पूरे पत्र व्यवहार को पढ़ें। इसके लिए जिन मसलों पर उन्हें निर्णय लेना होता है, वे तत्संबंधी पत्र का सार ही जानना चाहते हैं। चूँकि संक्षेपण में महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश होता है,
इसलिए वे उसे पढ़कर अपना काम चला लेते हैं। संक्षेपण का मतलब है कि जो भी आपके पास विस्तृत पत्र है या कोई अभिलेख है, तो उसकी समस्त बातें उसमें आना चाहिए, तभी वह संक्षेपण कहलाएगा। कोई बातें उसमें छूटना नहीं चाहिए। संक्षेपण के भी अपने नियम होते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि संक्षेपण का जितना महत्व है, पल्लवन का हमारे दैनिक जीवन में वह महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में पल्लवन का भी महत्व है। जैसे सभी भाषाओं में कुछ ऐसे लेखक और विचारक होते हैं जो अपने विचारों को ऐसी शैली में लिखते हैं या रखते हैं कि उनका यथार्थ भाव सरलता से समझ में नहीं आता। उनको समझाकर कहने की आवश्यकता होती है, तब हम उसको समझते हैं। तो उसके लिए पल्लवन एक अच्छा माध्यम है। जैसे संस्कृत के सूत्र ग्रंथ और कारिका ग्रंथ तो गंभीर विचारों के आदर्श ग्रंथ ही हैं। उन पर बड़े बड़े व्याख्या ग्रंथ लिखे गए हैं। यदि वो व्याख्या ग्रंथ नहीं लिखे गए होते तो उन कारिका ग्रंथों को और सूत्र ग्रंथों को समझ पाना इतना आसान नहीं होता। हिंदी में ही आप देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सरदार पूर्ण सिंह जैसे साहित्यकार हैं, निबंधकार हैं। तो उसी तरह अंग्रेजी में फ्रांसिस बेकन जैसे लेखक हैं जो अपने विचारों को सुगुम्फित तरीके से रखते हैं। एक तरह से सूत्र वाक्य की तरह उनके वाक्य होते हैं, उनके साहित्य के, निबंधों के। तो उनको समझने के लिए पल्लवन का सहारा लेना पड़ता है। आसानी से उनके निबंधों को, उनके साहित्य को नहीं समझा जा सकता। तो पल्लवन की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम महत्वपूर्ण ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते हैं, ज्ञान नहीं ले पाते हैं, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। यदि महत्वपूर्ण ग्रंथों को पढ़ना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या सरदार पूर्ण सिंह जैसे निबंधकारों के निबंध को पढ़ना है, तो हमें यह पल्लवन जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो पल्लवन का भी अपने आप में एक महत्व है। पल्लवन की तरह ही अन्य रचना रूप भी हिंदी में होते हैं। हम उस पर चर्चा कर लें। कई बार विद्यार्थी भ्रमित होते हैं कि भाई ये पल्लवन है या व्याख्या है या स्पष्टीकरण है या भावार्थ है या आशय है। कई बार वो अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी रूप रचना भी काफ़ी पल्लवन से मिलती जुलती है। तो पल्लवन से मिलते जुलते अन्य रचना रूपों में जैसे स्पष्टीकरण है, व्याख्या है, भावार्थ है और आशय, ये आते हैं। तो पल्लवन का सही स्वरूप समझने के लिए हम इनमें साम्य और वैषम्य दोनों को भी हम यहाँ पर उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि वह पल्लवन और स्पष्ट हो जाए कि पल्लवन इन रचना रूपों से किस तरह से भिन्न है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि पल्लवन का अन्य रचना रूपों से क्या अंतर है, समझाइए। तो आपको समझाना पड़ेगा। उस लिहाज से भी हम इस पर चर्चा करेंगे, प्रश्न को ध्यान में रखते हुए। तो पहली बात है पल्लवन और स्पष्टीकरण। पल्लवन और स्पष्टीकरण दोनों में विस्तार मूलाधार है। पल्लवन में भी विस्तार होता है और स्पष्टीकरण में भी विस्तार होता है, पर एक मूलाधार के होते हुए भी दोनों के कार्यक्षेत्र में अंतर होता है। स्पष्टीकरण मुख्य रूप से अवतरण जिसको आप अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं, तो स्पष्टीकरण मुख्य रूप से अवतरण में आई दुरूह पंक्तियों का या क्लिष्ट वाक्यों का किया जाता है। उनमें जो दुरूहता, अगम्यता और दुर्बोधता रहती है, उसे विश्लेषण, व्याख्या, उपमान या दृष्टांतों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। ये तो बात हो गई स्पष्टीकरण की। लेकिन पल्लवन की हम बात करें तो पल्लवन में अर्थ की दुरूहता सुलझाने का उपक्रम मुख्य नहीं होता है, अपितु मुख्य होता है दिए गए संदर्भ के केंद्रीय बिंदु या भाव का प्रसार और उसके सभी मार्मिक पहलुओं का उद्घाटन करना। तो दोनों का मूलाधार विस्तार होने के बावजूद दोनों में अंतर हैं। इन दोनों के उद्देश्य पृथक हैं,
इस दृष्टि से पल्लवन और स्पष्टीकरण का मार्ग भी अलग है। दूसरा है पल्लवन और व्याख्या। पल्लवन और व्याख्या दोनों का मूलाधार भी विस्तार है। पल्लवन में भी विस्तार होता है और व्याख्या में भी विस्तार होता है, पर दोनों का मार्ग पृथक है। व्याख्या में किसी गद्यांश या पद्यांश की पंक्तियों की सभी विशेषताओं को इस प्रकार उद्घाटित किया जाता है कि उसमें अभिव्यक्ति विचार स्पष्ट रूप से पाठक के सामने उपस्थित हो जाते हैं और उसका आकार भी मूल से बड़ा होता है। आपने पहले भी व्याख्या की होगी, तो पहले उसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष लिखते हैं। किसी की व्याख्या करनी होती है तो क्या होता है कि उसमें पहले जो दिया गया अंश होता है वो छोटा होता है और जब उसकी आप व्याख्या करते हैं तो वह उसका आकार बड़ा होता है। अब हम पल्लवन की चर्चा कर लें तो पल्लवन में किसी गद्यांश या पद्यांश की विशेषताओं या षष्ठों का उद्घाटन नहीं करते हम, अपितु वाक्य के मूल भाव का ही पल्लवन करते हैं। बार बार आप ध्यान देंगे कि पल्लवन की जब बात आती है तो आप मूल भाव की ही बात करेंगे। मूल भाव, इसको आपको ध्यान में रखना है। वहीं गद्यांश व्याख्या की हम बात करते हैं तो गद्यांश या पद्यांश की जब व्याख्या कर रहे होते हैं तो उसके मूल भाव का पल्लवन उसका कार्य नहीं होता है, बल्कि वो व्याख्या करनी होती है। और व्याख्या में प्रसंग निर्देश भी होता है और जिसकी आप विवेचना करते हैं विषय की, तो उसके अनुकूल प्रतिकूल समीक्षा भी आप करते हैं। किसमें? व्याख्या में। लेकिन पल्लवन में इस तरह की किसी व्याख्या का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार दोनों में अंतर स्पष्ट है, मूलाधार एक होते हुए भी। तीसरी बात है पल्लवन और भावार्थ। इन दोनों में भी क्या साम्य है और क्या वैषम्य है, इसकी चर्चा हम कर लें। पल्लवन और भावार्थ में भी मूलाधार एक होते हुए भी अंतर है। भावार्थ के आकार प्रकार के संबंध में कोई सीमा रेखा निश्चित नहीं की जा सकती है और पल्लवन के संबंध में भी लगभग ऐसी ही बात होती है, लेकिन ध्यान रहे कि वह इतना विस्तृत ना हो जाए कि वह निबंध का आकार ले ले। पल्लवन और भावार्थ दोनों पृथक हैं। यदि वैषम्य की हम बात देखें तो जैसे भावार्थ के लिए किसी अवतरण या अपेक्षितया बड़ी रचना की आवश्यकता होती है कि हम एक बड़ी रचना को पढ़ते हैं और पढ़ करके उसके भावार्थ को लिखते हैं या समझाते हैं। लेकिन पल्लवन के लिए वाक्य मात्र ही पर्याप्त है, उसके लिए किसी बड़ी रचना की आवश्यकता नहीं है। उसमें एक सूक्ति, पहले ही आपको परिभाषा में बता दिया गया है कि कोई वाक्य होता है, सूक्ति है या आदर्श वाक्य होते हैं, तो एक वाक्य मात्र ही उसके लिए पर्याप्त है, उसके लिए किसी बड़ी रचना की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि भावार्थ में एक बड़ी रचना की आवश्यकता होती है, जिसका कि आपको भावार्थ लिखना होता है। भावार्थ में समस्त अवतरण के भाव को स्पष्ट करना उसका उद्देश्य होता है, लेकिन पल्लवन में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार पल्लवन और भावार्थ में भी यह मौलिक भेद है। अब है चौथा रचना रूप है पल्लवन और आशय। पल्लवन और आशय, इसका भी, इन दोनों का भी यदि साम्य की हम बात करें, समानता की बात करें, तो पल्लवन और आशय का भी मूलाधार है विस्तार। दोनों में विस्तार होता है, लेकिन किस तरह से इन दोनों में अंतर है ये देखिए। कुछ आलोचक तो आशय की आकार सीमा सुनिश्चित ही नहीं मानते और उनके अनुसार वह कितनी भी बड़ी, उसका आकार कितना ही बड़ा हो सकता है और दोनों तरह की बातें उसमें हो सकती हैं। यदि मूल आशय की हम बात करते हैं तो यदि मूल छोटा, सारगर्भित और विचार संकुल है तो आशय निश्चय ही मूल से बड़ा होगा। किस स्थिति में? जब मूल किसका? आशय का मूल छोटा हो, सारगर्भित हो और विचार संकुल हो, तो उसका आशय क्या होगा? मूल से बड़ा होगा। और दूसरी ओर यदि हम देखते हैं आशय पे दोनों ही बातें लागू होती हैं कि वो आशय मूल से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो
यदि आशय की शैली में कसाव से फैलाव अधिक होता है, मतलब कि मूल बड़ा है, फैलाव उसमें ज़्यादा है, कसाव नहीं है, तो उसका आशय जब लिखा जाएगा तो वो आशय संक्षिप्त में लिखा जाएगा, बल्कि मूल से कई गुना छोटा। आशय में लेखक का आशय या उद्देश्य क्या होता है? स्पष्टीकरण। तो यदि हम आशय को ध्यान में रखकर पल्लवन की हम बात करते हैं तो पल्लवन में अलग तरह की बात लागू होती है। पल्लवन के लिए उसके मूल के छोटा या बड़ा होने का कोई प्रश्न नहीं, वह निश्चय ही मूल से बड़ा होगा। परिभाषा के हिसाब से आप देखिए कि पल्लवन किसका किया जाता है? वाक्य, सूक्ति वाक्य या आदर्श वाक्यों का किया जाता है, तो वह तो छोटा ही होगा, और पल्लवन जब किया जाएगा तो वह बड़ा ही होगा। तो जो विस्तारक होता है या पल्लवन करता होता है तो उसका ध्यान स्पष्टता पर अधिक होता है, और उसका जो भाव है, मूल भाव, वह उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कि उसका मूल भाव क्या है, स्पष्ट हो जाए। अब इन रचना रूपों के बाद हम जो विस्तारक है, कुशल विस्तारण, चूँकि अभी आपके पाठ्यक्रम में पल्लवन है तो आप ही विस्तारक हैं, ये मान के चलिए कि आपको ही पल्लवन करना है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कुछ वाक्य दे दिए जाते हैं, एक या दो पंक्तियाँ रहती हैं, और आपको कहा जाता है कि इस पंक्ति का या इस सूक्ति वाक्य का पल्लवन कीजिए। तो आप स्वयं इस समय पल्लवन कर्ता होते हैं। तो एक पल्लवन कर्ता या जो विस्तारक होता है या विस्तार करता है, पल्लवन करता है, उसमें भी कुछ गुणों का होना आवश्यक है। आप यदि विस्तारक हैं तो आप में भी कुछ गुणों का होना आवश्यक है। और आपके परीक्षा के प्रश्न के हिसाब से भी प्रश्न यदि आता है कि कुशल विस्तारक के गुण लिखिए, तो आपको बताना पड़ेगा। कुशल विस्तारक के कुछ गुण हैं, हम चर्चा करेंगे एक एक करके। पहला है गहन अध्ययनशीलता। विस्तारक में गहन अध्ययनशीलता का गुण का होना आवश्यक है। यदि आप विस्तारक हैं तो आपको गहन अध्ययनशील होना पड़ेगा। विभिन्न तरह के विषय हैं, भूगोल है, दर्शन शास्त्र है, आध्यात्म है, तो राजनीति है, तो आप सभी विषयों के जानकार या बहुत अच्छे से गहराई से जानने वाले हों, ये ज़रूरी नहीं कि सबको आप पढ़ लें, लेकिन आप में यदि अध्ययनशीलता का गुण होगा तो चाहे अखबार है या पत्र पत्रिकाएँ आती हैं, आजकल गूगल है, उसमें विभिन्न विषयों से संबंधित आलेख समय समय पर प्रकाशित होते हैं। तो यदि आपके भीतर गहन अध्ययनशीलता का गुण होगा तो आप उन आलेखों को पढ़ सकेंगे, सामग्री को पढ़ सकेंगे, और आप अपने आप को क्या कर पाएंगे? गहन अध्ययनशीलता होने की वजह से आप क्या है, अपने आप को किसी सूक्ति वाक्य का या किसी कथन का पल्लवन करने के लायक आप अपने आप में गुण विकसित कर लेंगे। दूसरा गुण है सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि। एक कुशल विस्तारक में सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि का होना भी आवश्यक है। हम जब कभी आपको अनुमान होगा कि कई बार आप पुस्तकें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो हेडलाइन पढ़ते हैं या पुस्तकों को सरसरी पढ़ते हैं और रख देते हैं, है ना, तो वह सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि नहीं है। आप यदि किसी विषय को पढ़ते हैं, चाहे पुस्तक पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं या पत्रिकाएं पढ़ते हैं, तो आपके भीतर यदि सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि का गुण होगा तो आप पढ़ कर के उसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आत्मसात कर लेंगे, और यदि आपने आत्मसात कर लिया तो आप कुशल विस्तारक बन सकते हैं। तीसरी बात है तार्किकता। एक कुशल विस्तारक में तार्किकता का गुण होना भी आवश्यक है, अर्थात तर्कशील होना किसी बात को लेकर के। इसका मतलब यह नहीं कि आप वाद विवाद करें। तर्क का मतलब होता है कि आप अपनी बात को प्रामाणिक ढंग से, प्रभावशाली ढंग से कैसे रख पाते हैं। तर्क सम्मतता, किसी भी बात को लेकर आप विभिन्न प्रमाणों के द्वारा उसको कैसे बात को रख सकते हैं, ये होती है तार्किकता। तो एक कुशल विस्तारक में तार्किकता का गुण भी होना जरूरी है। अगली बात है तटस्थता या निष्पक्षता। हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं,
धर्म को लेकर, राजनीति को लेकर, समाज को लेकर, विभिन्न विषयों को लेकर अपने विचार होते हैं। तो हो सकता है कि जो वाक्य हो, सूक्ति वाक्य हो, जिसका आपको पल्लवन करना है, विस्तारण करना है, तो आपके विचार वहाँ पर आड़े आएँ। आप पल्लवन करते करते क्या है, अपने विचारों को उस पर आपके विचारों का प्रभाव उस पर दिखाई देने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुशल विस्तारक को तटस्थ या निष्पक्ष होना चाहिए कि उसके विचार चाहे जैसे भी हों, लेकिन यहाँ पर अभी उसको पल्लवन करना है, तो जो यथार्थ है या सही है, उन्हीं बातों को उसको रखना पड़ेगा, न कि अपने विचारों को वहाँ पर थोपना पड़ेगा। अगली बात है व्याख्या शक्ति संपन्न होना। एक कुशल विस्तारक में व्याख्या शक्ति संपन्न होने का गुण भी होना जरूरी है। जब कोई व्याख्यान देता है कोई व्यक्ति, तो उसके भीतर ये शक्ति होती है कि वो अपनी बात को जिस विषय पर वो बोल रहा है, तो विभिन्न प्रमाणों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा वो अपनी बात को किस तरह से रख सके। तो उसके भीतर यदि व्याख्या शक्ति संपन्नता होगी, तो वो अपनी बात को बहुत अच्छे से समझाकर लोगों के सामने कह पाएगा। तो व्याख्या शक्ति संपन्न होना भी एक कुशल विस्तारक का एक महत्वपूर्ण गुण है। इसके बाद है भाषाधिकार। एक कुशल विस्तारक को भाषाधिकारी होना भी जरूरी है। भाषाधिकार मतलब भाषाओं का ज्ञाता, चाहे व्याकरण की दृष्टि से या संरचना या बनावट है उसकी दृष्टि से, तो भाषा पर पूर्ण अधिकार उसको होना चाहिए। अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। यदि अशुद्धियाँ होंगी, वह भाषा ठीक से नहीं जानता होगा, तो उसका पल्लवन व्यर्थ हो जाएगा। इसके बाद अगली बात आती है मेधावी होना। मेधा का अर्थ होता है बुद्धि। एक कुशल विस्तारक को मेधावी होना चाहिए। वैसे मेधा जन्मजात होती है, लेकिन कई बार क्या है, आप अपनी मेधा को और विकसित कर सकते हैं। एक उदाहरण है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो आप अपनी मेधा को निरंतर अध्ययन अध्यापन के द्वारा तीक्ष्ण बना सकते हैं। यदि आप मेधावी होंगे या कोई कुशल विस्तारक मेधावी होगा, तो वह किसी भी वाक्य को पल्लवित करके कह सकेगा। बुद्धि संपन्न वह होगा तो मेधावी होना भी एक उसका गुण है। अब एक बात आती है अभ्यास। यदि एक कुशल विस्तारक में, या जो विस्तारण करता है या विशदीकरण करता है, पल्लवन करता है, उसमें ये तमाम गुण हैं। गहन अध्ययनशीलता है, वह सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि है, उसमें तार्किकता भी है, उसमें तटस्थता भी है, व्याख्या शक्ति संपन्न भी है, वह भाषाधिकारी भी है, मेधावी भी है। लेकिन यदि उसमें अभ्यास की कमी है, तो वह अच्छा पल्लवन नहीं कर पाएगा। पल्लवन करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप सोचिए कि एक ही बार में आप बहुत अच्छा पल्लवन कर पाएंगे, तो यह संभव नहीं हो पाएगा। चाहे पल्लवन करता आप हो या कोई हो, वह निरंतर अभ्यास करेगा पल्लवन करने की। उसके पल्लवन करने के नियम है कुछ, उसके हिसाब से पल्लवन करने का अभ्यास करेगा, तभी वह अच्छा विस्तारक बन पाएगा या पल्लवन कर पाएगा। यदि अभ्यास की कमी है, तो इन सारे गुणों के होते हुए भी वह अच्छा पल्लवन नहीं कर पाएगा।